देखो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। इससे पहले हम लोग करंट अफेयर देख चुके थे। आज हम लोग जो देखेंगे करंट अफेयर वो कहाँ से कहाँ देखेंगे, तो 8 से 14 अक्टूबर का जो भी टॉप क्लास के करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे। इस करंट अफेयर में हम लोग ध्यान रखना, नोबेल प्राइज की घोषणा हो चुकी है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोबेल प्राइज की जो घोषणा होती है सेकेंड सप्ताह अक्टूबर माह में होती है, और इसको जो गिफ्ट जो दिया जाता है प्राइज वो 10 दिसंबर को जिन व्यक्ति को देना है नाम अभी पहले बता दिया जाता है, और जब जिन्हें देना है वो 10 दिसंबर को दे दिया जाता है। उसको हम इकट्ठे देख लेंगे पहले, उसके अलावा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बना है। सबसे पहले यदि देखा जाए तो आपसे सवाल यह दे देगा कि हाल फिलहाल में कौन सा देश, ध्यान रखिएगा, यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। तो हाल फिलहाल में देखा जाए तो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मुइज्जू जो है, काफी समय से चर्चा का सब्जेक्ट रहा था, बहकावे में आ गए, चाइना के सपोर्ट में थोड़े से कुछ बोल दिए, लेकिन वही है कुछ निश्चित टाइम के बाद फिर मुइज्जू जो है भारत का दौरा किए, और जब भारत का दौरा किए भारतीय प्रधानमंत्री से मिले तो इन्होंने जो है यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। तो अपना जो नेबर जो कंट्री है, नेपाल 1, भूटान 2, बांग्लादेश 3, म्यांमार 4, आपका इंडोनेशिया 5, श्रीलंका 6, मालदीव 7, ठीक है, मॉरिशस 8, या नेबर कंट्री में कुछ बातें कर रहा हूं। ये सभी के सभी जो है भारतीय यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट कर चुका है। पहले मैं बता चुका हूं कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। अब यहाँ पे यह भी दिया जा सकता है, जो यूपीआई पेमेंट है उसके साथ एक और कार्ड को भी लॉन्च किया गया मालदीव में, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, तो रुपे कार्ड। ठीक है, हो सकता है मालदीव की राजधानी पूछ दे माले, वहां के राष्ट्रपति का नाम पूछ दे, या दे देगा इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो भारतीय यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया या मंजूरी नहीं मिली, या कौन किस देश को मिला। 3 देश का नाम नहीं होगा, एक देश है मालदीव। क्लियर है। मालदीव के बारे में कुछ और भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंद महासागर में सबसे छोटा जो आइलैंड है जिसपे आबादी रहती है, ठीक है, वह द्वीपीय देश कौन सा है, तो वह मालदीव ही है। क्लियर है। इसके बाद देखा जाए इसमें और कोई सवाल नहीं बनता है। अगला सवाल है, भारत की पहली जिम्नास्टर खिलाड़ी, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, क्या नाम है बताओ, किसी को पता है क्या? दीपा कर्माकर का नाम आप लोग सुने होंगे। तो भारत की पहली महिला जो जिम्नास्टर खिलाड़ी हैं, इनसे पूछा जा सकता है कि उनका नाम क्या है, तो दीपा कर्माकर। इन्होंने, ध्यान रखिएगा, जिम्नास्टिक गेम से ये क्या कर चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। इन्हें क्या कहा जाता था, तो इन्हें भारत का पोड्रू नोवा क्वीन, यह भी ध्यान रखना, पोड्रू नोवा क्वीन के नाम से कौन प्रसिद्ध, तो दीपा कर्माकर, जो किस खेल से संबंधित रखती हैं, जिम्नास्टर से संबंधित रखती हैं। ठीक है, और यह मुख्य रूप से देखा जाए तो 2024 में या हाल फिलहाल में इन्होंने इस गेम से क्या कर लिया भाई, संन्यास ले लिया। क्लियर है। इसके बाद यदि देखा जाए बेटा, हाल फिलहाल में यदि देखा जाए इसी बीच 8 से 14 के बीच 2 राज्यों के, एक राज्य और दूसरा यूटी जम्मू कश्मीर, दोनों के विधानसभा के फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। क्लियर है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों राज्यों में यदि देखा जाए, एक जगह मुख्य रूप से बीजेपी पार्टी लगातार हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही है, और वही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता जो सीएम बने हैं, वह बने हैं कौन, बताओ क्या नाम है, अब्दुल्ला के नाम से, फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के, सीधा सा पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के नए सीएम कौन बने, तो जम्मू कश्मीर के जो नए सीएम बने हैं वह मुख्य रूप से यदि देखा जाए अब्दुल्ला बने हैं। सिंपल सी बात। यह जो अब्दुल्ला है भारत के या जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे सीएम बन चुके हैं जो
इलेक्टेड भारतीय संघ में निर्वाचन के द्वारा चुना जाने वाला पहला सीएम है। इसी तरीके से हरियाणा के जो नए सीएम बने, जो पूर्व सीएम थे, कौन थे बताओ भाई, है ना, सैनी जी, ठीक है, नायब सिंह सैनी फिर से दूसरी बार यह हरियाणा के सीएम बने। कई बार हो सकता है हरियाणा के एग्जाम में आपसे सीट पूछ दिया जाएगा, तो हरियाणा में भी एमएलए की सीटों की संख्या कितनी थी, 90 या है, और जम्मू कश्मीर में भी कितनी भाई, 90। सरकार बनाने के लिए 51% सीट की जरूरत होती है, 46। अब यहां पे यदि देखा जाए हरियाणा में, तो बीजेपी ने सरकार बनाया, बीजेपी को अकेले दम पे बीजेपी को टोटल सीट कितना मिला, 48। और ध्यान रखना कई बार पूछ दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी को कितना सीट मिला, बाकी जो भी है सब अदर वगैरह है। इसी प्रकार यहाँ पे जो एनसी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसको सीट जो मिला है यह 42, और दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में किसका उदय हुआ, तो बीजेपी का उदय हुआ, और बीजेपी को टोटल सीट कितना मिला, तो 29। क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना जम्मू कश्मीर, अभी भी जम्मू कश्मीर में डिमांड चल रहा है कि भाई पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। सरकार अभी साफ साफ मना कर दी है कि भाई टेररिस्ट अटैक जब तक कम नहीं हो जाएगा मैं उसको राज्य का दर्जा नहीं दे सकता। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है जो नौसेना है, ध्यान रखना तीन सेना होते हैं ना, जल थल वायु, ये जल वाले हैं। जो नौसेना है उसको दूसरा पनडुब्बी भी मिल चुका है, ध्यान रखना, आईएनएस कैटेगरी के दूसरी पनडुब्बी भी ये मिल चुका है। अब सवाल यह है कि भाई पहला पनडुब्बी का नाम क्या था, तो पहले पनडुब्बी की यदि हम लोग बात करें, हालांकि यह आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पिछले कई पेपर में, यदि पूछा जाए भारत का जो बड़े बड़े जो पनडुब्बी समझते हैं, सब मैरिन, जो पानी में अंदर रह करके फाइट करते हैं, तो आईएनएस कैटेगरी के जो पहली जो बड़ी पनडुब्बी थी उसका नाम था संधायक या सनधायक। इसे पहले ही नौसेना में शामिल कर दिया गया था। और हाल फिलहाल की यदि बात करें तो दूसरे पनडुब्बी को भी नौसेना को दे दिया गया है, और दूसरे पनडुब्बी का नाम क्या है, तो निर्देशक पोत। ध्यान रखना, पोत का मतलब होता है बेटा पनडुब्बी। तो पहला था सनधायक और दूसरा क्या, निर्देशक। निर्देशक का मतलब क्या होता है, निर्देश देने वाला। खास करके इन सबों को इसलिए विकसित किया जा रहा है क्योंकि चाइना की जो है ना हिंद महासागर में थोड़ी वृद्धि हो रही है, तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए तो आईएनएस की जो 2 पनडुब्बी तैयार हो चुकी है, जो नौसेना को दिया जा चुका है। पहला ये है और दूसरा क्या है भाई, तो निर्देशक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों को शायद हम पढ़ाए थे, भारत का पहला वैज्ञानिक या भारत के पहले डॉक्टर जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, मैं बायोलॉजी वाले सेक्शन में पढ़ा, बताओ क्या है नाम। हृदय प्रत्यारोपण करने वाले खा गए आप लोग हैं, स्थिति बड़ा खराब है। बताओ जल्दी से बताओ, कुछ नाम याद आ रहा है। डॉक्टर वेणुगोपाल, मैं पढ़ाया हूं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया, अनभिज्ञ नहीं हो। तो भारत के पहले वैज्ञानिक कौन थे जिनके द्वारा हृदय को प्रत्यारोपित किया गया, मतलब ये एम्स के बड़े विशेषज्ञ थे। और इन्होंने 1994 में 1994 में डॉक्टर वेणुगोपाल के अध्यक्षता में भारत की पहली हार्ट सर्जरी की गई, और एक हार्ट को दूसरे के हार्ट में, दूसरे के बॉडी में डाल दिया गया। ऐसा करने वाला जो पहला जो इंडियन जो डॉक्टर थे उनका नाम क्या है, वेणुगोपाल। ऐसा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि हाल फिलहाल में डॉक्टर वेणुगोपाल की मृत्यु हो गई। क्लियर है। इस कारण से अब यहां से यह भी पूछा जा सकता है, ये मूल रूप से वेणुगोपाल किस राज्य के रहने वाले थे, तो ये मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, और भारत के पहले वैज्ञानिक जिन्होंने 1994 में दिल्ली के एम्स में हार्ट क्या किया था, ट्रांसप्लांट किया था।
क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है भाई। अगला क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया है बेटा, एक पर्वत है जिसका नाम है धौलागिरी। तो धौलागिरी पर्वत के बारे में अभी चर्चा में रहा है, तो सीधा सा सवाल ध्यान रखना कि यह पर्वत स्थित है। तो यह पर्वत कहाँ स्थित है भाई? तो नेपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल की यदि हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से सीधा सा सवाल दिया जाता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन, हाल फिलहाल में दिल्ली में भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान भवन में, यह पूछा जाता है विज्ञान भवन कहां स्थित है? तो दिल्ली में है। विज्ञान भवन में 70 नंबर का फिल्म औद्योगिक क्षेत्र का पुरस्कार दिया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा कितने नंबर का? 70 नंबर का फिल्म क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। सीधा सा सवाल पूछा जाएगा, टोटल कितने पुरस्कार ये वितरित किए इस क्षेत्र में? तो टोटल जो पुरस्कार जो वितरित किए हैं वो कितने किए भाई? तो 85। अब यहां से मेन सवाल यह है, इस 85 में से कितने महिला को यह पुरस्कार दिया गया? फिल्म उद्योग क्षेत्र का या उद्योग फिल्म सेक्टर का? तो 15 महिलाओं को दिया गया, बाकी सभी के सभी क्या थे? पुरुष थे। क्लियर है? इसमें एक का नाम याद रखना, अभिनेता ऋषभ शेट्टी को, एक मूवी है उसका कांतारा, देखना बड़ी अच्छी मूवी है। तो ऋषभ शेट्टी का जो कांतारा मूवी है उसके लिए उसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। और दूसरा है अभिनेत्री नित्या मेनन, ऐसे क्वेश्चन उठा करके चेप दिए जाते। नित्या मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। क्लियर है? ऋषभ शेट्टी को दिया गया अच्छे हीरो का पुरस्कार, और हीरोइन का जो पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया? मेनन को, नित्या मेनन। क्लियर है? उसके बाद हाल फिलहाल में बड़े शोक की लहर भाई भारत में, तो उद्योग जगत के सबसे बड़े जो मेन थे उद्योगपति, उनका नाम क्या है भाई? रतन नवल टाटा, इनका पूरा नाम यही है। हाल फिलहाल में रतन नवल टाटा की मृत्यु हो गई। इनसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल यह होगा कि इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था 1937 में, और मृत्यु कब हुई भाई? तो 2024 में। क्लियर है? टाटा के संस्थापक ये है, स्टील कंपनी टाटा के ये फाउंडर। अब यहां से ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने किस वर्ष टाटा स्टील कंपनी लगाए थे? सीधा सा सवाल होगा। तो टाटा जो स्टील कंपनी है उनकी स्थापना रतन टाटा जी के द्वारा कब किया गया था? 1961 में। और भारत के यदि देखा जाए दानवीरों की सूची में ये टॉप पे आते हैं। माना जाता है टोटल इनकम का इनका 60% हमेशा दान में गया है। रियल में देखा जाए सबसे रिचेस्ट बंदा यही। अब मान लो अंबानी वगैरह है, वो तो पूरा बचत करता है। अरे 1 रुपया का 60 रुपया कोई दान कर रहा है तो फिर भी अपने पोजीशन बरकरार रखे हुए है, तो आप समझ लो सबसे रिचेस्ट बंदा तो यही है। क्लियर है? अब यहां से ये पूछा जा सकता है बेटा, इन्हें नोबेल प्राइज देने का प्रावधान चल रहा है इंडिया में कि इन्हें नोबेल प्राइज दिया जाए। तो टोटल जो भारत के टॉप क्लास के 3 प्राइज होते हैं, एक होता है नोबेल प्राइज, एक होता है नोबेल प्राइज सॉरी भारत रत्न देने का प्रावधान किया जा रहा है। देश के जितने भी उद्योगपति हैं, जितने लीडर है, सब कह रहे हैं भाई भारत का सर्वोच्च सम्मान दीजिए। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न से बेटा नीचे 2 और पुरस्कार है, एक का नाम है पद्म भूषण और दूसरे का नाम है पद्म विभूषण। ध्यान रखना। तो इन्हें जो है सन 2000 में और सन 2008 में भारत रत्न के बाद जो 2 लगातार पुरस्कार है, पद्म भूषण पूछा जाएगा ये सब सवाल, और दूसरा क्या हो गया बेटा? पद्म विभूषण। सीधा सा पूछ दिया जाएगा कि पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें कब दिया गया
और पद्म विभूषण पुरस्कार। ठीक है, उम्मीद करते हैं हम लोग भी कि इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाए। क्लियर है? इतने कंटेंट ज्यादा तो पूछे नहीं जाएंगे इन सभी से, इतना कंटेंट आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं भाई अगला क्या है। भाई अगला सवाल है, अभी बेटा हाल फिलहाल में आरबीआई एक नियम लागू की है। अब इंडिया में यदि देखा जाए तो इंडिया में लगभग लगभग बेटा 25 करोड़ ऐसे फोन हैं जो कीपैड वाला है। इसका मतलब है ग्रामीण वगैरह में जाओ या अभी भी जो बुजुर्ग जिनको नॉलेज नहीं है वो कीपैड फोन का यूज कर रहे हैं, तो उनसे जो है ना पहले क्या करते थे, वो इसके जरिए भी यूपीआई 1 2 3 के जरिए पेमेंट कर सकते थे। ध्यान रखना, कीपैड के जरिए 25 करोड़ लोगों के लिए यह सुविधा किया गया आरबीआई। पहले पेमेंट की समय सीमा कितनी थी? 5000। लेकिन ध्यान रखना इसी पेमेंट के जरिए अब 5000 से एक दिन में कितना वो कर सकते हैं? 10,000 कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज के डेट में मान लो फोन पे यूज कर लेते, ये कर लेते, वो बैंकिंग सेक्टर में अपना एक पिन दिया जाएगा, जनरेट होगा पिन, जैसे आएगा कॉल आएगा और उनका जो भी चार्ज होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा? कट। तो ये ध्यान रखना, जो नॉर्मल कीपैड वाले वगैरह वाले फोन है उसकी जो रुपए की जो सीमा है 5000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया भाई? तो 10,000 कर दिया गया। अच्छा, यह भी पूछा जा सकता है बेटा, यह व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया? ठीक है, तो भारत सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ये कीपैड जो 25 करोड़ युवा जो यूज कर रहे हैं बुजुर्ग, ठीक है, यह व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में ऐसे ही सवाल उठा करके चेप देंगे और आप लोग को लगेगा कहां से। तो भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2022 में। अच्छा, एक और सवाल है, पहले जो बेटा ये पेमेंट होता था ना, पहले इसकी भाषा क्या थी? इंग्लिश। भारत सरकार हिंदी भाषी क्षेत्र को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए इंग्लिश के साथ साथ या इंग्लिश सहित अब टोटल इसमें कितने और भाषा जुड़ चुके हैं? 12 भाषा। मतलब टोटल कितने भाषा हो गया? 12। 11 जुड़ा और एक इंग्लिश, टोटल तो अब 12 भाषा में ये लेन देन प्रक्रिया किए जा सकते हैं। अब मान लो कोई हरियाणा का है, कोई बंगाली है, उनको ना हिंदी पढ़ना आता हो ना इंग्लिश पढ़ना आता हो, बंगाली तो आता होगा, कोई तमिल तेलुगु है उनको ना पढ़ना आता हो, तो इस कंडीशन में तो ये आसान सुविधा को बढ़ाने के लिए सरकार, और ये सभी के सभी काम कौन करते हैं? तो आरबीआई। आरबीआई गवर्नर अभी कौन है बता दो भाई फटक से? शक्तिकांत दास। अच्छा, उसके बाद यदि देखा जाए, पहले यदि मुख्य रूप से देखा जाए, आरबीआई यूपीआई वॉलेट का नाम सुने हो? ये क्या होता है? कोई जरूरी नहीं अकाउंट रहे या ना रहे, आरबीआई यूपीआई जो वॉलेट था उसकी समय सीमा पहले कितनी थी? 2000 अपने वॉलेट में, जैसे अपने पर्स में रखते हैं आप रख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी भी बेटा समय सीमा जो रुपए की सीमा है 2000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 5000 कर दिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि डेटा वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठा दिए जाते हैं। क्लियर है यहां तक? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है भाई? मुंबई। अगला सवाल है कि भाई बिहार का यदि देखा जाए ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय समझते हो? न्यायालय, अरे ग्राम में जो सरपंच होते हैं ना, जो फैसला सुनाते हैं, उसे कचहरी भी कहते हैं हम लोग। तो पूरे देश में न्याय के मामले में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिहार का जो ग्राम न्यायालय है फर्स्ट रैंकिंग पे आया है फैसला सुनाने में। ग्राम में जो फैसला सुनाए जाते हैं फटाफट, उसमें टॉप अव्वल रैंकिंग कौन लाया है? कहां का न्यायालय भाई लाया है? तो बिहार का ग्राम न्यायालय जितने हैं वो टॉप पे आया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सीधा सा बेटा पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहां है? बता सकते हैं आप लोग? बताइए फटाक से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो एयरपोर्ट है वह वेस्ट बंगाल की राजधानी कहां पड़ता है भाई? कोलकाता।
कोलकाता में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सीधा सा पूछ दिया जाएगा, हाल फिलहाल में भारत सरकार के आरबीआई के द्वारा डबल आर फिक्स किया गया। डबल आर क्लियर है, रेपो रेट। और रेपो रेट की पूछा जाए प्रेजेंट समय में जो सीमा की गई है वो कितना है, 6.5%। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट उठ करके आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आसियान नाम सुने हो आप लोग, 12th में आप लोग पढ़े होंगे। आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है और यह जो बेटा ऑर्गेनाइजेशन है यह साउथ ईस्ट एशिया का, ध्यान रखना, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये सब साउथ ईस्ट एशिया का एक ग्रुप है जिसका नाम आसियान है। इसकी स्थापना यदि देखा जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो बैंकॉक में हुई थी। बताओ किसका कैपिटल है बैंकॉक, थाईलैंड का। और जब इसकी स्थापना हुई बेटा, टोटल उस समय कंट्री संस्थापक देश कितने थे, 5, लेकिन बाद में इसमें और कितने कंट्री जुड़ गए, 5, तो टोटल कितने हो गए। तो पूछा जाए कि आसियान में, यहां से फुल फॉर्म, आधा फुल फॉर्म मैं बता चुका हूं, आप लोग कल हमें अगले क्लास में बता देना आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आसियान की स्थापना 67, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। जब स्थापना हुआ था तो कितने कंट्री शामिल थे, 5 कंट्री, और 5 और ऐड हो गए, तो प्रेजेंट टाइम में इसके कितने मेंबर कंट्री है, 10। लेकिन भारत नहीं है, ध्यान रखना, साउथ ईस्ट एशिया, भारत पड़ता है साउथ एशिया में पड़ता है। क्लियर है। अब यहां से यह पूछा जा सकता है, हाल फिलहाल में आसियान की बैठक हुई है, क्लियर है, और यह जो 2014 में जो बैठक हुई है वह कहां हुई है, तो लाओस। अब आप लोग ये बताइए, लाओस एक देश है या किसी का कैपिटल, किसका है, वियतनाम। हाँ, वियतनाम का कैपिटल हनोई है। बताओ, लाओस एक देश है या कैपिटल है। स्थिति बड़ा खराब है, जो भी है आप लोग हमें बताइएगा, ठीक है। लाओस में इस बार आसियान की 2024 की क्या हुई, मीटिंग आयोजित की गई। बाकी और ज्यादा प्रश्न इसके अलावा कुछ और है नहीं। हालांकि सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जाता है कि आसियान में टोटल कितने कंट्री शामिल है। एक और चीज पूछा जाता है आसियान में कि आसियान का लोगो क्या है। धान की बाली समझते हो, अरे जो अपना धान होता है ऐसे बाली नहीं डंठल गिर जाते हैं, ऐसे जो बालियां होती है, तो टोटल जो बाली है वो 10 है, 5 इधर 5 इधर, तो उससे भी मालूम चल जाएगा टोटल जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, 10 है टोटल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीधा सा दे देगा कि हाल फिलहाल में किस आतंकवादी संगठन को, ध्यान रखना, भारत सरकार के द्वारा उसे निष्कासित कर दिया गया, या रेड डेटा लिस्ट में शामिल कर दिया, या रिजेक्ट कर दिया, या ब्लैक सूची में डाल दिया। तो ध्यान रखना, उस आतंकवादी संगठन का नाम है हिजब उत तहरीर। ध्यान रखना ये सब चीज, हिजब उत तहरीर। इस ऑर्गेनाइजेशन की बेटा स्थापना 1953 में हुई थी और यरूशलेम में हुई थी। यरूशलेम किसकी राजधानी है भाई, इजराइल की राजधानी है। और यह एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन बन चुका था जो भारत के लिए भी नुकसानदेह साबित था। अभी हाल फिलहाल में एक बैठक हुई, भारत के मेन जो लीडर हैं इस जो संगठन को है ब्लैक सूची में डाल दिया। ब्लैक सूची का मतलब अब सुनवाई नहीं होगा, देखो और मारो, सीधी सी बात। ब्लैक सूची का मतलब जो एनकाउंटर होता है ना, एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, कोई सुनवाई नहीं, सीधे देखो और एनकाउंटर कर दो, जो होगा देखा जाएगा। तो वैसे ही एक संगठन हिजब उत तहरीर को अभी हाल फिलहाल में क्या कर दिया भाई, भारत में प्रतिबंध लगा दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग इस सप्ताह में, देखते हैं 8 से 14 तारीख वाले में और क्या क्या क्वेश्चन है। आईपीयू, आईपीयू से क्या पूछा जा सकता है कि आईपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन होता है। इसकी भाई इस बार कितने नंबर की बैठक हुई है,
तो इस बार जो कॉन्फ्रेंस हुआ 149 नंबर का हुआ है और किस शहर में आयोजित किया गया है, तो जेनेवा। जेनेवा से कई बार पूछा जाता है कि जेनेवा किस देश की राजधानी है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। आईपीयू की बैठक में यह पूछा जा सकता है कि भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, तो आईपीयू में भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व किया गया वो लोअर हाउस के स्पीकर। तो आप लोगों को पता ही है कि लोअर हाउस का स्पीकर कौन है भाई, तो ओम बिरला जी हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीयू की मीटिंग जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई, भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया गया, लोअर हाउस के स्पीकर के द्वारा। कितने नंबर की यह बैठक थी, तो यह 149 नंबर की यह बैठक थी। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल सीधा सा पूछा जा सकता है कि मिल्टन क्या है, ध्यान रखिएगा। तो हाल फिलहाल में दोस्तों जो मिल्टन है, मिल्टन एक साइक्लोन है, मिल्टन एक तूफान है। क्लियर है। तो यह चक्रवात है, यह कहां पे आया था, किस देश को ज्यादा प्रभावित किया है, तो यूएसए का जो साउदर्न एरिया है, ठीक है, साउथ वाले एरिया, अमेरिका के साउथ वाले एरिया को ज्यादा यह नुकसान पहुंचाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीधा सा पूछा जा सकता है आपसे कि मुख्य रूप से अभी हाल फिलहाल में किस स्पेनिश खिलाड़ी, स्पेन के रहने वाले कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने खेल क्षेत्र से संन्यास ले लिया, तो सभी को पता होगा, ये चर्चित व्यक्ति रहते हैं हमेशा, जिनका नाम है राफेल नडाल। राफेल नडाल ध्यान रखिएगा खेल क्षेत्र से संन्यास ले चुके हैं। इसके अलावा इनसे एक सवाल आ सकता है कि नॉर्मल यदि आप देखिएगा तो विश्व में 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होते हैं। ग्रैंड स्लैम जो होते हैं दोस्तों वह कितने होते हैं, एक साल में 4। क्लियर है। जैसे ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, तीसरा होता है बिब लंदन, और चौथे की यदि हम लोग बात करें तो यूएसए या यूएस होता है। यहां से पूछा जा सकता है कि अभी तक टोटल राफेल नडाल इस चारों ग्रैंड स्लैम में कितने अवार्ड लिए हैं, तो इसका क्वेश्चन भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, टोटल ग्रैंड स्लैम कितने जीते हैं अभी तक, या 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और सबसे ज्यादा जो विनर बने हैं ये 14 बार किस ग्रैंड स्लैम का भाई, तो फ्रेंच ग्रैंड स्लैम का। क्लियर है। हालांकि इस वर्ष का ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता है कौन जीते हैं नहीं जीते हैं वो सब कुछ आपको करंट अफेयर के क्लास में मिल जाएंगे, इकट्ठे नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई करंट अफेयर इकट्ठे तो बनता नहीं है, धीरे धीरे बनते रहता, तो मैं आपको बताते रहता हूं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा यदि देखा जाए दोस्तों अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया, उसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, भूख सूचकांक जारी किया गया। टोटल यदि देखा जाए कंट्री की हम बात करें तो टोटल कितने कंट्री को शामिल किया गया, तो 127 देशों को ये शामिल किए। क्लियर है। और भारत का पोजीशन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2024 में GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपना भारत का पोजीशन कुछ अच्छा नहीं रहा। सिंपल सी बात, भारत का पोजीशन 105 रहा है 127 देशों की सूची में। अब यहां से यह पूछा जाता है कि टोटल यदि देखा जाए तो मैक्सिमम किसी भी देश को कितने पॉइंट मिल सकते हैं, तो 100 पॉइंट मिल सकते हैं। GHI का दोस्तों यदि मानक की हम बात करें तो इसका मानक शुरू होता है 0 से और समाप्त होता है कितने पे, 100 पे। तो जिस देश का मानक 0 है वह सबसे सुखी संपन्न वाला देश है। कुल मिलाकर के वहां के लोग भूखे नहीं हैं, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस देश की स्थितियां बिगड़ती चली जाएगी। तो इससे आप आइडिया लगा लो कि GHI के मामले में भारत की अच्छी स्थिति नहीं है। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया है, अटल जी से पूछा गया है सवाल, अटल बिहारी वाजपेयी।
तो भारत में यदि देखा जाए, हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो यह कितने बार प्राइम मिनिस्टर बने? तो ये 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। कब कब भाई? ध्यान रखना, 1996, 1998 और 1999। 1996 में ये मात्र कितने दिनों के लिए बने थे? तो मात्र यह 13 दिन के लिए बने थे। दूसरा 1998 की यदि हम बात करें तो यह कितने मंथ के लिए बने थे? यह 13 मंथ के लिए बने थे। क्लियर है? और उसके बाद यदि देखा जाए कंप्लीटली ये 5 वर्ष का ये पूछा जाता है। जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। तो ये जो 5 वर्ष का इनका जो कार्यकाल है, तो 1999 से लेकर 2004 यह भी पूछा जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में अपना पूरा कार्यकाल कब पूरा किए? तो 1999 से 2004 तक यह पूरा कार्यकाल पूरा किए थे। इसी दौरान ध्यान रखना 2 मुद्दा, एक तो 1999 में कारगिल फाइट हुई थी, क्लियर है, उनको ये सुलझाने में अहम भूमिका निभाए। और दूसरा यह भी पूछा जाता है कि लाहौर बस यात्रा की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? तो लाहौर जो बस यात्रा है अटल जी के द्वारा शुरू किया गया। लेकिन अब यहां से मैं एक होमवर्क देता हूं आपको कि लाहौर बस यात्रा किस वर्ष शुरू हुआ था, यह आप लोग हमें जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों, जिसका नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। क्लियर है? जो ग्रामीण किसान है, गांव की जितनी भी सुविधाएं, जितनी भी फैसिलिटीज देनी है, वो सभी के सभी ई ग्राम स्वराज पोर्टल ऐप पे क्या कर दिया जाएगा? अपलोड कर दिया जाएगा। क्लियर है? अब सवाल है, यह भी पूछा जाता है कि यह पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखिएगा, यह जो पोर्टल लॉन्च किया गया है पंचायती राज मंत्रालय। बड़ा ही अच्छा ये क्वेश्चन है। क्लियर है? अब इस पोर्टल की यदि बात करें तो इसमें कुछ बदलाव लाया गया है, समय के अनुसार बदलना चाहिए। ये पोर्टल पहले सिर्फ और सिर्फ किस भाषा में था? इंग्लिश भाषा में था। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार भारत में दोस्तों टोटल कितने लैंग्वेज है ऑथराइज? तो टोटल लैंग्वेज 22 हैं। क्लियर है? अब जो ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल है यह कितने भाषाओं में उपलब्ध है? तो यह 22 भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये बड़ा अच्छा है। इससे क्या होगा? गांव के हर एक चीज के बारे में किसान को मालूम चलेगा, वहां के लोकल लोगों को, एक सरपंच का काम क्या होता है, प्रधान का काम क्या होता है। तो देश के विकास में गांव का विकास होना बहुत जरूरी है, इसलिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया। क्लियर है? ये ध्यान रखना भाई, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। अगले की बात करें बेटा, तो अगला है, अभी हाल फिलहाल में एक मीटिंग हुई है जिसका नाम है ISA, इंटरनेशनल सोलर एजेंसी। इसकी मीटिंग कहां हुई है भाई? तो इसकी मीटिंग हुई है दिल्ली में। क्लियर है? और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो इसकी अध्यक्षता की यदि हम लोग बात करें तो नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री जो अभी है, नवीनीकरण जो ऊर्जा मंत्री है प्रहलाद जोशी है। क्लियर है? तो यहां से पूछा जा सकता ISA की अध्यक्षता, तो लोग वह क्या करेंगे? भारतीय प्रधानमंत्री मार देंगे। ये बिल्कुल गलत होगा। जो नवीनीकरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं प्रहलाद जी संभाल रहे हैं, तो उसकी अध्यक्षता यही की। यह दिल्ली में कहां पे इसका आयोजन हुआ? तो G20 का आयोजन कहां हुआ था? तो भारत मंडपम में हुआ था। इसका आयोजन भी कहां हुआ भाई? तो भारत मंडपम में। क्लियर है? उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इसमें टोटल कितने देश शामिल हुए? तो 193 देश शामिल हुए। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि जो ये 193 देश हैं किस और संस्था में शामिल है? कई बार पूछा गया है।
तो ध्यान रखिएगा, यह सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि यूएनओ के टोटल कितने देश या यूएनओ में कितने देश शामिल हैं? 193। अच्छा, इसमें क्या होगा? तो कॉमन सी बात है, जो नई नई ऊर्जा है, चाहे वो सोलर सिस्टम हो, चाहे वह अक्षय ऊर्जा हो, चाहे वह पवन चक्की हो, इन सभी का नए रूप से क्या किया जाएगा? इनोवेशन किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। एक मुद्दा यह भी पूछा जा सकता है कि ये आईएसए का जो थॉट पहली बार आया वह कब आया? तो ध्यान रखिएगा, पेरिस सम्मेलन हुआ था किस वर्ष? 2015 में। उस समय अपने देश के प्रधानमंत्री 2014 से कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्लियर है? तो 2015 में पेरिस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए थे भारत के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा यूएसए के प्रधानमंत्री, फ्रांस के प्रधानमंत्री, रशिया के राष्ट्रपति, उन सभी के द्वारा प्रॉपर रूप से पेरिस कॉन्फ्रेंस में 2015 में आईएसए का गठन किया गया। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब सवाल यहां पे क्या है भाई? अच्छा, एक और सवाल बेटा पूछा जा सकता है कि क्या जितने यूएनओ में देश शामिल है उतने आईएसए का सदस्य है? तो बिल्कुल नहीं। टारगेट यह है कि आईएसए का फिलहाल सदस्य कितना हो जाना चाहिए? तो 120। तो गवर्नमेंट का यही टारगेट है या इस एजेंसी का यही टारगेट है कि 120 देश इसमें शामिल हो जाए, कम से कम, मैक्सिमम जितना होना है भाई हो जाए। अगला क्वेश्चन है भाई, वर्ल्ड अर्बन फोरम। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड अर्बन फोरम सीधा सा पूछा जाएगा, मीटिंग बुलाई गई। तो वर्ल्ड अर्बन फोरम की जो मीटिंग बुलाई गई वो कायरो में बुलाई गई। कायरो को हम लोग काहिरा के नाम से भी जानते हैं, जो आज के डेट में अफ्रीकन एक कंट्री है जिसका नाम है मिस्र, इजिप्ट, उसकी राजधानी है। तो वर्ल्ड अर्बन, डायरेक्ट पूछा जाएगा, वर्ल्ड अर्बन फोरम की मीटिंग जो बुलाई गई थी मिस्र की राजधानी कायरो में। अच्छा, यह भी पूछा जा सकता है कि इसका थीम क्या है भाई? तो इसका थीम है दोस्तों, शुरुआत घर से। ऐसा पूछा जा सकता है, शुरुआत कहां से होना चाहिए? शुरुआत घर से होना चाहिए। तो 8 से 14 अक्टूबर तक में जो भी प्रश्न थे कंप्लीट मैं आपको बता दिया हूं, और लगातार मैं आपको बता रहा हूं, करंट अफेयर मिस मत कीजिएगा। अड़ाप सड़ाप चीज मत पढ़ो, सिंपल सी बात है। जो बढ़िया चीज है उसे पढ़ो, क्रीम पढ़ो, क्योंकि समय आपके पास काफी कम होता है और समय का बर्बादी करेंगे तो बाद में आप लोग खुद पछताएंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं।